उद्यमिता के अध्याय 3 में हम बाजार मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पूरे अध्याय में जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वे हैं बाजार वातावरण की परिभाषा, बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले घटक, मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य, एक अच्छी पूर्वानुमान की विशेषताएं, नए उत्पादों के लिए मांग पूर्वानुमान, विपणन की अवधारणा, विपणन का स्वभाव एवं क्षेत्र एवं विपणन मिश्रण की अवधारणा। सबसे पहले हम जानते हैं कि बाजार वातावरण होता क्या है। विपणन के कार्य एक निश्चित वातावरण में संपादित किए जाते हैं। सारी विपणन क्रियाएं करते समय विपणन बाजार की भली भांति पहचान हमें कर लेनी होती है। ये उन सारे घटकों और शक्तियों का सम्मिलित रूप है जो प्रबंध की क्षमता को विकसित करने के लिए वांछित उपभोक्ताओं को सफलतापूर्वक टैकल करने के लिए प्रभाव डालती हैं। वे बाजार वातावरण के अंदर आते हैं। क्रेवेंस के शब्दों में विपणन वातावरण, जिसमें विपणन प्रबंध के बाह्य कार्यों को किया जाता है, विशेषकर अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है, निर्णय लेने से संबंधित और बदलाव और सुधारात्मक प्रवृत्ति पर ध्यान देना है। निष्कर्ष के रूप में बाजार वातावरण से तात्पर्य उन सारे बाह्य घटकों एवं शक्तियों से होता है जिनका संबंध विपणन अथवा बाजार प्रबंध की क्षमता को वांछित उपभोक्ताओं के साथ विकसित करने से होता है। जिन टारगेट मार्केट्स को हम चाहते हैं, ट्रिगर करना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड है। अगला टॉपिक है मार्केट असेसमेंट, बाजार मूल्यांकन। उत्पाद और सेवाओं का चयन मांग और पूर्ति के घटकों के अतिरिक्त अन्य अनेक घटकों पर भी निर्भर करता है, जैसे उत्पादन की गुणवत्ता, पूर्ति के स्रोत तथा वितरण के तंत्र। बाजार मूल्यांकन करते समय हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। पहला, डिमांड। मांग का अनुमान उत्पादन की पहचान हो जाने के बाद लगा लेना चाहिए। ऐसा करते समय बाजार के आकार और उसके क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए जिसमें वस्तुएं सेवाएं बेचनी है। यह स्थानीय है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है। साथ साथ उपभोक्ता कौन है, उसकी पसंद कैसी है, रुचि कैसी है, इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, पूर्ति और प्रतियोगिता। मूल्यांकन करते समय बाजार की पूर्ति के स्रोतों पर भी ध्यान देना चाहिए। सभी वस्तुओं की पूर्ति करने वाले में आपसी प्रतियोगिता भी होती है। एक साहसी को इसकी सामान बनाने की क्षमता, पूर्ति बढ़ाने की क्षमता, वित्तीय स्थिति का ज्ञान तथा उसकी ख्याति को भली भांति जान लेना चाहिए। थर्ड वन है उत्पाद की लागत और कीमत। लागत के आधार पर ही बिक्री मूल्य निर्धारित होते हैं और इन्हें बाजार मूल्यों से तुलनात्मक भी रखना चाहिए। चौथा है परियोजना का नवीनीकरण तथा परिवर्तन। बाजार मूल्यांकन के लिए जो न्यू इनोवेशंस हैं उनका भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसका प्रभाव वस्तु की गुणवत्ता, लागत तथा बिक्री मूल्य पर भी पड़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले घटक। चूँकि यह घटक बाह्य हैं, पहला इनमें डील कर रहे हैं सूक्ष्म वातावरण। सूक्ष्म वातावरण में वह सारी शक्तियाँ काउंट होती हैं जो बाह्य हैं और व्यवसाय की बाजार व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। इन शक्तियों में सप्लायर्स आ जाते हैं,
कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आते हैं, आम जनता आती है। दूसरा, पूर्ति करने वाले सप्लायर्स। उत्पाद और सेवाओं को बनाने और देने में किसी कंपनी को बहुत से वेरिएबल्स को देखना होता है। पूर्तिकर्ता अहम भूमिका निभाते हैं। कच्चा माल उपलब्ध पूर्तिकर्ता से ही हो पाता है। विपणन प्रबंधकों को सामान की नियमित पूर्ति पर ध्यान रखने के लिए पूर्तिकर्ता से अच्छे संबंध बनाए रखने होते हैं। सबसे अच्छी पूर्ति देने वाले को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि पूर्ति अगर कम हो या देरी से हो तो इससे व्यवसाय की ख्याति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ साथ कॉस्ट फैक्टर्स पर भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा है विपणन मध्यस्थ। पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक, एंड यूज़र तक, ग्राहक तक पहुंचने में मध्यस्थ भूमिका निभाते हैं, जिसमें पहला थोक व्यापारी, दूसरा फुटकर व्यापारी आते हैं। ये दोनों व्यवसाय की बिक्री को तो बढ़ाते ही साथ साथ नए ग्राहक को ढूंढने में सहायक होते हैं। चौथा, कंपटीटर्स। हर एक व्यवसाय को कंपटीटर्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीटर्स से अच्छा सामान ग्राहकों की इच्छा के अनुकूल नहीं होगा तो इससे ग्राहक प्रभावित होंगे। इसीलिए व्यवसाय प्रतियोगिता के दृष्टि से व्यूह रचना बनाता है। विपणनकर्ताओं को बाजार की प्रतियोगिता, उत्पादों की गुणवत्ता, विपणन माध्यम तथा मूल्यों को ध्यान में रखते हुए विक्रय संवर्धन करना चाहिए। विक्रयकर्ताओं को 3 प्रकार की प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है। पहला, प्रतिनिधि उत्पाद का, दूसरा समान उत्पाद का, तीसरा ग्राहकों का क्रय का, पांचवा आता है ग्राहक। ग्राहक 5 प्रकार के वर्ग में रखे गए हैं। पहला, उपभोक्ता बाजार। इनमें वे ग्राहक आते हैं जो स्वयं के लिए सामान खरीदते हैं। दूसरा, औद्योगिक बाजार। वे संस्थाएं जो वस्तुओं के उत्पादन के लिए वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करती हैं। तीसरा, सरकारी बाजार। इसमें सरकारी कार्यालय तथा अन्य एजेंसियां जाती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करके आवश्यकता में लाती हैं। चौथा, पुनः विक्रय बाजार, रीसेलर मार्केट कहते हैं। इनमें थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी आते हैं जो वस्तुओं को पुनः बेचने के लिए खरीदते हैं। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इसमें वे सारे व्यक्ति या संगठन आ जाते हैं जो दूसरे देशों से रिलेट करते हैं। इसमें उपभोक्ता भी हो सकते हैं, उत्पादक भी हो सकते हैं, सरकार भी हो सकती है, पुनः विक्रेता भी हो सकते हैं। छठा, जनरल पब्लिक, जनता आ जाती है। इसमें व्यक्ति समुदाय से है जिसका वर्तमान तथा भविष्य कंपनी की स्थिति से जुड़ा है और कंपनी के उत्पादों को खरीदकर कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग देते हैं। कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने जनता को 7 प्रकार से सब डिवाइड किया है। उनके अनुसार वित्तीय जनता जो कंपनी को वित्त प्रदान करती है। दूसरा, प्रचारक जनता जो पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से व्यवसाय के बारे में जानकारी
उपलब्ध कराती है। तीसरा, सरकार जनता, इसमें सरकार की भूमिका आती है, सरकार की नीतियाँ वगैरह। चौथा, नागरिक कार्यवाहक जनता, जो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। पांचवा, स्थानीय जनता, लोकल पब्लिक, आस पड़ोसी सामाजिक संगठन वगैरह आते हैं इसमें। आंतरिक जनता, यह कंपनी के आंतरिक हिस्से से रिलेट करता है, जैसे श्रमिक, प्रबंधक, संचालक इत्यादि। सातवां, सामान्य जनता, जनरल पब्लिक, जिनका व्यवसाय की ख्याति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सातवां, विपणन अवधारणा। विपणन अवधारणा में कुछ बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे ग्राहकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण और उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना, अन्य विभागों को ग्राहकों की आवश्यकताओं से अवगत कराना, प्रतियोगिता के ज़माने में ग्राहकों को उत्तम सेवा प्रदान करना, ग्राहकों की संतुष्टि कंपनी का महत्वपूर्ण लक्ष्य हो, ग्राहकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना एवं उनकी इच्छा के अनुरूप वस्तु उपलब्ध कराना, गारंटीड सेवा तथा बिक्री उपरांत सेवा की व्यवस्था करना। अगला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वह है मांग पूर्वानुमान, डिमांड फॉरकास्ट। मांग पूर्वानुमान व्यवसाय के सफल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पाद, कुल मात्रा, क्रय ग्राहक समूह, भौगोलिक क्षेत्र, समय अवधि एवं विपणन वातावरण का अध्ययन बाजार मांग का निर्धारण करते समय आवश्यक है और इसे ही हम मांग का पूर्वानुमान कहते हैं। बाजार मांग का निर्धारण करते समय इसका समुचित अध्ययन होना आवश्यक है और इसे ही हम पूर्वानुमान के अंदर में लेते हैं। औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित देशों में मांग पूर्वानुमान काफ़ी प्रचलित है, जहां मांग की शर्तें पूर्ति की शर्तों से अधिक अनिश्चित हैं, जबकि विकासशील देशों में इसकी स्थिति विपरीत है। भारत में भी मांग पूर्वानुमान का बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है। मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक, 6 कारक सम्मिलित किए गए हैं। पहला है पूर्वानुमान की लंबाई, यह शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है। पहला, अल्पकालीन पूर्वानुमान में अधिकतम 12 माह तक की अवधि के लिए पूर्वानुमान को रखा गया है। इसमें बिक्री मात्रा, इन्वेंट्री नियंत्रण, उत्पादन तालिका, बजटिंग एवं रोकड़ प्रवाह जैसी नियोजन रखे गए हैं। दूसरा है मध्यकालीन पूर्वानुमान, इसमें 1 से 2 वर्ष का फोरकास्ट रखा गया है। इसमें अनुशासन दर, संचालन तालिका एवं व्यय के ऊपर बजटरी नियंत्रण की निर्धारण के लिए उपयुक्त इसको समझा गया है। तीसरा है दीर्घकालीन पूर्वानुमान, इसमें 3 से 10 वर्षों तक की अवधि रखी गई है। इसमें पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, सही वर्गीय आवश्यकताएं, वित्तीय आवश्यकताएं, कच्ची सामग्री की आवश्यकताएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर के क्षेत्रों में निर्धारण को उपयुक्त समझा गया है। दूसरा है पूर्वानुमान के स्तर, इसको हम 3 स्तर इसके लिए देखते हैं। पहला, सूक्ष्म स्तर पूर्वानुमान, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की व्यावसायिक शर्तों से संबंधित होता है, जो कि औद्योगिक उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय व व्यय के समुचित निर्देशांक द्वारा मापित होता है। दूसरा, फर्म स्तरीय पूर्वानुमान, यह मैनेजमेंट एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, उद्योग स्तरीय पूर्वानुमान, इसका निर्माण विविध व्यवसाय संघों द्वारा होता है। तीसरा है उत्पाद का वर्गीकरण, वस्तु एवं सेवाओं के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं
आर्थिक विश्लेषण इन दोनों श्रेणियों के लिए अलग अलग मांग प्रारूप का संकेत करती हैं। चौथा, सामान्य विशिष्ट पूर्वानुमान। एक फर्म सामान्य पूर्वानुमान को उपयोगी पा सकती है, किंतु यह वस्तुगत पूर्वानुमान या बिक्री के क्षेत्र के आधार पर पूर्वानुमान में विभाजित किया जा सकता है। पांचवा है पूर्वानुमान की समस्याएं एवं विधियां। पुराने उत्पादों की बिक्री प्रवृत्ति ज्ञात हो सकती है, किंतु नए उत्पादों की बिक्री प्रवृत्ति कुछ आधारों पर ज्ञात की जा सकती है। पूर्वानुमान की विधियों में सर्वेक्षण विधि, सांख्यिकी विधि, मार्गदर्शन, निर्देशन विधि को शामिल करते हैं। छठा है विशिष्ट कारक। हर प्रकार के पूर्वानुमान में वस्तु एवं बाजार के अनूठेपन को ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए। जैसे बाजार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति, अनिश्चितता के कारण स्थिति की जटिलता, अमापनीय जोखिम, पूर्वानुमान में त्रुटियों की संभावना आदि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अब अगला टॉपिक हमारा बताता है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य। सबसे पहले हम अल्पकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य देखते हैं। पहला उद्देश्य है अति एवं अल्प उत्पादन को समाप्त करना। दोनों ही अहितकर होते हैं। दूसरा, मूल्य नीति का निर्धारण। जब बाजार की स्थिति खराब होती है तो वृद्धि की समस्या टाली जा सके, और जब बाजार की स्थिति ठीक हो तो कम कीमत की समस्या को दूर किया जा सके। तीसरा है विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन। चौथा है लागत को कम करना। इसके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल पर ध्यान रखना जरूरी है। पांचवा, बिक्री का लक्ष्य निर्धारित करना। छठा है अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता। बिक्री पूर्वानुमान सहज शर्तों पर पूर्व से ही व्यवस्था करने में सहायक होता है। रोकड़ की आवश्यकता विक्रय स्तर एवं उत्पादन संचालन पर निर्भर करती है। अगला है दीर्घकालीन पूर्वानुमान के मुख्य उद्देश्य। अल्पकाल के बाद हम दीर्घकाल देखते हैं। इसमें मानव शक्ति का नियोजन, मैन पावर रिक्वायरमेंट की प्लानिंग, जिसमें प्रशिक्षण और सेवा वर्गीय विकास की प्रक्रिया को देखा जाता है, क्योंकि इसमें लंबा समय लगता है। दूसरा है दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का नियोजन। इसमें काफ़ी समय जाता है। तीसरा है नई इकाई का नियोजन एवं विद्यमान इकाई का विस्तार। इसमें काफ़ी खर्च आता है। इसके लिए संबंधित उत्पाद की संभावित दीर्घकालीन मांग का विश्लेषण आवश्यक है। अगला टॉपिक हम लेते हैं कि एक अच्छी पूर्वानुमान पद्धति की विशेषता क्या होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता है मितव्ययी होना चाहिए। इस पूर्वानुमान से जो रिटर्न आए वह उसके ऊपर खर्च किए गए लागत से अधिक हो। दूसरा, सामयिक अनुरक्षण, अपडेटेड होना चाहिए। पूर्वानुमान के 3 पहलू इसके लिए देखे गए हैं। पूर्वानुमान में स्थायित्व का गुण होना चाहिए। दूसरा, संबंधित आंकड़े अद्यतन आधार पर उपलब्ध होने चाहिए। तीसरा, पूर्वानुमान प्रक्रिया में लोचनीयता होनी चाहिए। तीसरा, शुद्धता। यह आवश्यक है कि जो पूर्वानुमान किए गए हैं भूतकालीन पूर्वानुमान की जांच वर्तमान निष्पादन से होती है
और वर्तमान पूर्वानुमान की शुद्धता की जांच भावी निष्पादन से की जा सकती है। पूर्वानुमान की शुद्धता की जांच करने के लिए पूर्वानुमान एवं वास्तविकता के बीच अंतर को देखा जाता है तथा पूर्वानुमान की सफलता किस हद तक हुई है यह देखा जाता है। चौथा, उपलब्धता। तकनीक पूर्वानुमान के लिए ऐसी होनी चाहिए जो अर्थपूर्वक परिणाम शीघ्रता से दे सके। जो विलंब करती है तकनीक वह लाभप्रद नहीं मानी जाती। इससे प्रभावपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय नहीं लिए जा सकते। पांचवा है सरलता एवं धारण में सुगमता। तकनीक को समझने की क्षमता एवं विश्वास होना चाहिए। यह जटिल गणितीय प्रविधि कम महत्व के समझे जाते हैं। यदि प्रबंध तकनीक एवं पूर्वानुमान कर रहा है उसको नहीं समझ पा रहा है तो यह व्यर्थ साबित होगा। इसलिए इसको सरल एवं सुगम होना चाहिए, आसानी से धारण करने योग्य होना चाहिए। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं नए उत्पादों के लिए मांग पूर्वानुमान। जोएल्डीन ने नए उत्पादों के लिए मांग पूर्वानुमान के लिए अनेक संभावित विचार दिए हैं। विद्यमान पुराने उत्पाद के विकसित रूप में नए उत्पाद की मांग का अनुमान लगाना, विद्यमान उत्पादन एवं सेवा के वैकल्पिक उत्पाद के रूप में नए उत्पाद का विश्लेषण करना, स्थापित उत्पाद की विकास प्रवृत्ति के आधार पर नए उत्पाद की विकास दर एवं मांग के स्तर का अनुमान लगाना, नमूना अथवा बिक्री के आधार पर क्रेताओं से प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर अनुमान लगाना, बहुसंख्यक दुकान संगठन अथवा डाकघर व्यापार द्वारा नए उत्पाद की बिक्री का प्रस्ताव प्रस्तुत करना अथवा नमूना बाजार में बिक्री हेतु प्रस्तुत करना, अभिकर्ताओं द्वारा नए उत्पादों के संबंध में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया का सर्वेक्षण करना जो कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं वैकल्पिक अवसरों की जानकारी दे सकें। अगला टॉपिक है हमारा विपणन की अवधारणा। विपणन की शुरुआत तभी हो जाती है जब वस्तु की कल्पना मात्र साहसी के मस्तिष्क में होता है और तब तक चलती रहती है जब तक वस्तु ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर देती। विपणन क्रियाएं सदैव गतिशील रहती हैं और सदैव एक दूसरे का चक्कर लगाती हैं, कंटिन्यूअस। इस अवधारणा को दो भाग में बांटा गया है। पहला परंपरागत विचारधारा और दूसरा आधुनिक विचारधारा। इस विचारधारा को देने वाले हैं प्रोफेसर पाइल, एडवर्ड डेविन, कवर्स, हाजी मिचेल आदि। इस विचारधारा के अनुसार केवल वस्तुओं के खरीदने व बेचने की बात कही गई है। वस्तु विक्रय के बाद कोई भी सेवा कार्य नहीं किया जाता है। इसमें उपभोक्ताओं की इच्छाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है एवं यहाँ उपभोक्ता कल्याण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के विचारों की अवहेलना की गई है। जबकि आधुनिक विचारधारा को देने वाले हैं प्रोफेसर पॉल मजूर, प्रोफेसर मैकार्थी, प्रोफेसर स्टांटन, कांडिक, स्टील, गोवनी आदि। इस विचारधारा के अनुसार ग्राहकों की संतुष्टि पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। लोगों के जीवन स्तर के सृजन संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। इसमें उनके जीवन स्तर में सुधार हो, जो एक बार जीवन स्तर मिल जाए उसमें गिरावट ना आने पाए।
इसमें उपभोक्ताओं की इच्छाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। विपणन में संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो उत्पादन से पहले प्रारंभ होती है और वस्तु विक्रय के बाद भी चलती रहती है। इसमें उपभोक्ता कल्याण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व पर परम आवश्यक इसको माना गया है। अगला टॉपिक है विपणन का स्वभाव एवं क्षेत्र। विपणन के स्वभाव एवं क्षेत्र में एक निर्माता के द्वारा जो भी व्यापारिक क्रियाएं उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक की जाती हैं, वे सभी क्रियाएं विपणन के स्वभाव एवं क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार विपणन का कार्य कभी समाप्त नहीं होता। विपणन का स्वभाव एवं क्षेत्र हम देखते हैं। पहला है उत्पादन नियोजन। निर्माता वस्तु के बारे में वस्तु का रूप, रंग, आकार, प्रकार, डिजाइन, पैकेजिंग, मूल्य, वस्तु के उत्पादन की व्यावहारिकता, लेबल, ट्रेडमार्क, ब्रांड आदि बातों को तय करता है। दूसरा है वितरण माध्यम का निर्धारण। निर्माता अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार वितरण माध्यम का चुनाव करता है तथा वस्तु का स्वभाव ही वितरण माध्यम को प्रभावित करता है। पेरिसेबल है या ड्यूरेबल गुड्स है, मिडिलमैन कौन कौन आएंगे, वगैरह वगैरह। तीसरा उपभोक्ता अनुसंधान। निर्माता उपभोक्ता की इच्छा, रुचि, स्वभाव, क्रय क्षमता, क्रय आदतें, रहन सहन का स्तर, शिक्षा, लिंग, उसकी आयु, भौगोलिक परिवेश आदि का अध्ययन करता है और उसके अनुरूप वस्तुओं का निर्माण करता है। चौथा है मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण का आधार उपभोक्ता की क्रय शक्ति है, वस्तु के उत्पादन लागत है। वस्तु का मूल्य प्रतियोगी वस्तु के मूल्य से कम हो तथा बाजारू परिस्थितियों के अनुकूल हो, जिससे वस्तु बाजार में सरलतापूर्वक टिक सके, ये सब ध्यान में रखा जाता है। पांचवा है विक्रय के बाद सेवा। उपभोक्ता को संतुष्ट रखने के लिए वस्तु के विक्रय के बाद भी सेवा प्रदान की जाती है, जैसे पसंद आने पर वस्तु बदलने की सुविधा, मुफ्त मरम्मत गारंटी देना, मुफ्त सफाई आदि। छठा है विक्रय संवर्धन रणनीति एवं विपणन संचार। निर्माता अपनी वस्तु के विक्रय के लिए उपभोक्ता को वस्तु के प्रति आकर्षित करने और उसको वस्तु के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विपणन संचार के विभिन्न माध्यमों को अपनाता है तथा समय समय पर उसमें बाजारू परिस्थितियों के अनुसार फेरबदल करता है। इसके अंतर्गत विपणन, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय तथा पब्लिसिटी को सम्मिलित किया गया है। अगला और लास्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं विपणन मिशन की अवधारणा। प्रतियोगी बाजारों में वस्तुओं और सेवाओं का विपणन करते समय निर्माता के समक्ष अनेक कठिनाइयां आती हैं। प्रतियोगी निर्माता उसके लिए विषम बाधाएं उत्पन्न करते रहते हैं। उपभोक्ताओं की रुचियों और जरूरतों में भी निरंतर परिवर्तन आता रहता है। सरकार की जो नीतियां हैं सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए हस्तक्षेप करती रहती हैं। कुल मिलाकर बाजार में वस्तुओं का विपणन निर्माता के लिए एक चुनौती बन गया है। इन सारी बाधाओं, कठिनाइयों, चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए निर्माता ठीक उसी तरह दांव पेच अपनाता है जैसे कि एक पहलवान अखाड़े में कुश्ती जीतने के लिए अपनाता है। निर्माता द्वारा अपनाई गई जो रणनीति है उसको विपणन रीति नीति कहा जाता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहा जाता है। इसके दो प्रमुख तत्व हैं। पहला बाजार लक्ष्यों को परिभाषित करना और दूसरा विपणन मिश्रण का संयोग। विपणन मिश्रण निर्माता द्वारा तैयार की गई विपणन रीति नीति का अंग होता है। 4 P's इसमें आते हैं: प्राइस, प्लेस, प्रोडक्शन और प्रमोशन। इन 4 स्तंभों पर विपणन टिका होता है, विपणन प्रबंधन टिका होता है। प्रत्येक निर्माता और उसका विपणन प्रबंधक इन सभी तत्वों को सम्मिश्रित या मिलान इस प्रकार करता है
कि किसी एक निश्चित समय व स्थिति में सर्वाधिक लाभ कमाया जा सके।